दिल जा रहा था पूरा का पूरा ये गाना आपको सुना दें और इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करें, लेकिन आगे चलकर जब हारून की हम शादी की बात करेंगे, बाय द वे ये 10-12 साल या ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी वीडियो होगी और माशाल्लाह हारून अभी तक वैसे के वैसे ही लगते हैं और फाइनली इन्होंने अपना घर बसा लिया है। दैट कम्स लेटर इन द शो। अभी आपको बताएं कि कल वज़ीर आज़म बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऑपोजिशन तो इमरान खान से इस्तीफा मांगी रही थी, वज़ीर ने खुद माइन ऑफ मन की बात छेड़ दी है। अब खान साहब ने गर्द उड़ाई है तो सियासी आंधी तो आएगी ही। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने -1 पर क्या कहा, यह आप खुद सुनिए पहले। मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इसका जवाब भी दिया। ये सुनिए। इनकी पार्टी में वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट, ये तो असेंबली में नहीं आते, हम तो असेंबली में बैठे होते हैं। कल हमने एक रेजोल्यूशन पेश किया है पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर, इनके तमाम इत्तेहादियों के साइन है, एक इनके PTI के अपने मेंबर के भी साइन है। कोविड के मरीज इन्होंने स्टैंड बाय पे रखे हुए थे कि अगर कोई डेस्परेट सिचुएशन में उनको ले आए, इनके पास नंबर्स नहीं थे। वज़ीर आज़म की बात वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की इसी बात का तसलसल है जो उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कही थी। फवाद चौधरी ने पार्टी में अंदरूनी खलफशार इंतशार की बात करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म ने वज़रा को 6 माह दिए हैं परफॉर्मेंस के लिए। और उस इंटरव्यू के बाद काबीना के इजलास में भी खासी गर्मा गर्मी हुई थी। फैसल वाडा साहब जो आजकल ट्विटर पर खासे प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से उलझ पड़े। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने भी फवाद चौधरी से नाराज़गी का इजहार किया था। अब हालात ये हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी रोज़ साथ छोड़ने की बातें करते हैं। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव मुसलसल बढ़ा रही है। मुस्लिम लीग काफ PNP जैसे इत्तेहादी भी खुश नहीं हैं। शायद यही वो सियासी माहौल है जिसे देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान -1 की बातें करने पर मजबूर हुए हैं। इससे पहले हमने इस किस्म की बात वज़ीर आज़म साहब के मुंह से सुनी नहीं है। अब सियासी हालात किस तब्दीली का इशारा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस पर बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं, बहुत सी चेमागोइयाँ हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात ख़त्म हो गई बजट के पास होने के बाद, या फिर अभी भी कुछ सियासी मुश्किलात हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी परफॉर्मेंस से अपने नाक़दीन का मुंह बंद करवा पाएगी, या फिर इसी फिक्र के साथ रोज़ाना सुबह का आगाज़ करेगी कि इसके सियासी मुखालिफिन कहीं आज चहलकदमी करने बाहर तो नहीं निकल गए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इशूज़ हैं, जो कोर इशूज़ हैं, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, बिजली की लोड शेडिंग है, महंगाई है और दीगर जो आम आदमी से मुताल्लिक इशूज़ हैं, इस पर कोई जामे और वाज़ेह हिकमत अमली बना पाएगी और इसका फ़ायदा आम आवाम भी महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वक्त बताएगा कि किस तरह सॉर्ट आउट होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि बहरान दर बहरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घेरे हुए है। इससे पहले इत्तेहादियों के साथ जब डिनर किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो उन्होंने इन अल्फाज का ज़रूर इस्तेमाल किया था कि मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन कल फिर वो ये कहते हुए नज़र आए कि जनाब सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत बड़ी बेआवाज़ है और सिर्फ अल्लाह ताला जिससे चाहे उसी का इक़्तिदार तूल पकड़ सकता है। और इसी किस्म की उन्होंने कुछ बातें की जिसका मतलब कुछ यही था कि उनका कहने का ये मतलब नहीं था कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है। जो इत्तेहादी भी नाराज़ हैं और दीगर मसाइल का भी सामना है, नामसाइद हालात भी हैं, ये भी मानना होगा। ज़ाहिर है कोरोना की वबा का ज़माना है, पेंडेमिक है और इसमें जो ऑलरेडी बिगड़ती माशी सूरत हाल थी उसको एक और बड़ा धचका लगा है। और सूबों की अगर बात करें तो सिंध से वैसे ही ताल्लुकात वफाक के बहुत ख़राब हैं और जिस तरह के काफ़ी प्रोटेस्ट और एहतजाज हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत से ऐसे एहतजाज वो हैं जिसमें सिर्फ अवाम निकले हुए हैं, जैसे कि हमने लाहौर में रिक्शा ड्राइवरों को एहतजाज करते हुए देखा और भी लोगों को देखा। अब
लेकिन ऐसे में अपोजिशन का किरदार भी बहुत अहम है। क्या अपोजिशन वाकई इन अवामी मसाइल को देखते हुए आवाम को लीड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर आवाम अकेले ही एहतजाज करते नजर आएंगे? इस पर हम तफसील से बात करेंगे, तज्जिया भी शामिल करेंगे। लेकिन अभी एक और अहम मामला जो सोशल मीडिया पर खासा गर्मा गर्म है और इस पर यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर के निजी स्कूल में, बड़ा पॉश स्कूल है, तालिबात को नाजेबा पैगाम भेजने और हरासा करने पर 4 अफराद को फारिग कर दिया गया है। तालीमी इदारों में हरासानी का यह पहला वाक़या नहीं है। तालीमी इदारों में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हम पहले भी देखते रहे हैं जिनकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। लाहौर के एक स्कूल ने एक उस्ताद को कम से कम 8 तालिबात को मुबैना फहश तस्वीर और पैगामात भेजने के इल्ज़ाम में ओहदे से बरतरफ किया है। पुलिस का कहना है कि 4 अफराद के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं मिली। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब ने जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस लेते हुए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि लाहौर के 2 स्कूलों में बच्चियों और ख़वातीन से हरासानी के वाक़े का नोटिस ले लिया है। हेल्पलाइन 1099 पर हरासानी की शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। दूसरी जानिब मारूफ अदाकार उमैर राना पर भी लाहौर के अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की तालिबात के साथ नामुनासिब रवैया रखने की मुबैना शिकायत सामने आई हैं। स्कूल ने सालाना ड्रामे में किरदार अदा करने के लिए उमैर राना की खिदमत हासिल की थीं। कई लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाया कि उमैर राना तालिबात के साथ बेहुदा मजाक करते हैं, यहाँ तक कि बाज़ तालिबात को उन्होंने गलत पैगामात भी भेजे हैं। उमैर राना की अहलिया लाहौर के निजी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की इंतज़ामिया में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक तालिबा ने लिखा कि उमैर राना की अहलिया तक बात पहुँचाई गई, लेकिन वो उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ टीचर्स हैं जिनके नाम गर्दिश कर रहे हैं। इसी पे हम मज़ीद बात करेंगे। समाजी कारकुन नौरीन लालानी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पे साथ ही हमें ज्वाइन किया है नाइला आबदी साहिबा ने, जो कि एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नौरीन लालानी साहिबा के पास। नौरीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नौरीन साहिबा, लाहौर के स्कूल में जो कुछ हुआ है इस पर सभी को यकीनन तशवीश है। स्कूल की जानिब से सब लोगों को निकाल तो दिया गया है, लेकिन इज़ दैट इनफ? मेरा यह ख्याल है कि सज़ा तो हमने दे दी, लेकिन सज़ा इज़ अ रिएक्शनरी अप्रोच कि कुछ हो गया उसके बाद एक्शंस लिए गए। पर आई थिंक सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर ये कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको इतना एम्पावर करें कि इन टाइम जब भी उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो या कोई ऐसी अनसर्टन सिचुएशन हो तो वो देन एंड देन रिपोर्ट कर सके, एज अपोज टू वेटिंग 2 साल, 3 साल, 4 साल या 6 महीने इंतज़ार करने के बाद जब उन्हें ऐसा लगे कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि अब वो किसी भी सिनेरियो को फेस कर सकते हैं, तब जाकर वो रिपोर्ट करें। और तब तक अगर टाइम चला गया हो तो उससे बेहतर है कि हमें बच्चों के अंदर उस बात के लिए एम्पावरमेंट और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ताकि वो इन टाइम इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर सकें। साथ ही साथ सिर्फ सज़ा दे देना is not the solution. The solution is कि एक लार्जर लेवल के ऊपर जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं, प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाए इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर और हर जगह के ऊपर, और उसके बारे में लोगों को मालूमात भी दी जाए कि हरासमेंट और अब्यूज़ से रिलेटेड हमारे पास पॉलिसीज़ और प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। लार्जर लेवल की आप पॉलिसीज़ की बात कर रही हैं, ज़ाहिर है ये ज़रा दूररस इक़दाम है, अभी तो प्रॉब्लम एट एंड जो है उसको ही हम एड्रेस कर लें। नौरीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाला, आपसे हम पूछेंगे कि ये जो पॉश स्कूल है लाहौर में, इसके कल्चर पे लोग बहुत सी बातें करते रहे हैं और अब ये स्कैंडल भी सामने आ गया है। आई वंडर, ये स्कूल्स इतनी फ़ीसें लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चियों के स्कूल हैं, इसमें कोई हरासमेंट कमेटी कभी नहीं काम कर रही थी, या कोई ऐसा उस्ताद या कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी सोसाइटी किसी ने नहीं बनाई थी जो बच्चियों को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके कि अगर कभी कोई उनके साथ बदतमीज़ी करे तो वो उस बंदे को, उस शख्स को, उस सोसाइटी को जाके या प्रिंसिपल को जाके रिपोर्ट कर सके? ये एक बहुत अजीब सा सिनारियो है, क्योंकि यूजुअली आप किसी भी स्कूल के बारे में या किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में देखते हैं तो वहाँ इस तरह की चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, जहाँ पे बच्चे को, खासतौर पे इस एज की बच्चियाँ, जो ये हम जिस वाक़े की बात कर रहे हैं उसमें एक बच्चे की ऐसी होती है जहाँ उसको ज़रूरत होती है काउंसलर्स की। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है
कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चों के पास ये आसानी ना हो कि वो अपने इन मसाइल को, क्योंकि ये छोटा सा मसला नहीं है, काफी बड़ा मसला है, कि वो जाके किसी काउंसलर से, अपनी किसी टीचर से, अपने हेड से, इंस्टीट्यूट के हेड से बात कर सके। क्योंकि जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर अच्छे स्कूल के अंदर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होती है, जहाँ पर बच्चों को पता है कि वो बात कर सकते हैं। उसके अलावा भी वेरी ऑनेस्टली बच्चे जब हरास होते हैं, खासतौर पे लड़कियाँ, उनके एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आता है, और वो ज़रूरी है उनके टीचर्स के लिए या उनके स्कूल हेड्स के लिए कि वो उसको उसी वक्त चेक कर लें, क्योंकि फायदा आपके लिए फिर कुछ नहीं है अगर आप एक अच्छा स्कूल चला रहे हैं, एक आप बड़ा नामी ग्रामी स्कूल चला रहे हैं, उसके बाद आप अपने ही स्टूडेंट्स की हरासमेंट को चेक एंड बैलेंस पे ना रख सकें। सो आई वुड से इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि मालूम नहीं हो पाया, बच्चों को बहुत अरसा वेट करना पड़ा। उसमें भी उन्हें काफी, शायद किसी एक बच्ची ने उस पर बात की तो बाकियों ने भी उस पर बात की। This is an unfortunate thing. I wonder, नायला साहिबा, कि किसी के पास, किसी टीचर के पास इन स्कूल्स में टाइम होगा कि किसी स्टूडेंट के बिहेवियरल चेंज को नोटिस करें। दीज आर मनी मेकिंग एंटिटीज और ये सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं ज़्यादातर स्कूल्स। ये बताइएगा, आप नायला साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नौरीन, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि नज़र आ रहा है कि तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने वाले अब भी मौजूद हैं और उनकी निशानदही ज़ाहिर है उतनी नहीं हो पा रही या कम हो रही है। तो तालिबात को, हम बच्चियों को जिनकी एज बड़ी वल्नरेबल है, हम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में होती हैं ना, उनसे फिर भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो बात कर सकें। 14, 15, 13 साल की बच्चियां, ये तो वैसे ही बहुत वल्नरेबल होती हैं। तो इन तालिबात को कैसे ये हौसला दिया जाए कि वो आगे आएँ, बात करें, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी? बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर शुरू से ही when they start growing, जब वो स्कूल जाना शुरू होते हैं, जब वो उनकी उम्र बढ़ना शुरू होती है, तो उनको इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाया जाए कि आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए क्या चीज़ सेफ है और क्या चीज़ अनसेफ है। उनको, उनके लिए एक पॉजिटिव बॉडी इमेज को प्रमोट किया जाए, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल पेरेंट्स, केयर गिवर्स और साथ ही साथ टीचर्स का भी आता है कि वो एक ऐसा साजगार माहौल बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि उनमें खुद एतमादी आए, वो ज़्यादा एम्पावर महसूस करें और उनको इस बात का एहसास हो कि मुझे अगर कोई चीज़ बेहतर नहीं लगी है या मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है, किसी का छूना अच्छा नहीं लगा है या किसी की कोई बात मुझे नामुनासिब लगी है, तो मैं किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल से जाकर शेयर करूं जो मेरी बात सुने। फिर वो ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे कोई केयर गिवर भी हो सकते हैं, वो हमारा कोई टीचर या स्कूल का कोई पर्सन हो सकता है जो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी हो। बट बात ये ज़रूरी है बच्चों तक ट्रिकल डाउन करना कि उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आपकी बात सुनी जाएगी। एंड इट्स नॉट वन वे, यहाँ पर साथ ही साथ सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब तक वो सेंसिटाइज नहीं होंगे, उनको इस बात की अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें इन प्लेस नहीं हो सकती। अच्छा नायला साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, हम जब तक स्कूल में पढ़ते थे, और बच्चियों की क्या बात करें, 13, 14, 15 साल की बच्चियों, और एट द सेम टाइम मैं यहाँ बच्चों की, लड़कों की भी बात करना चाहूँगा, उनको भी जिनसी हिरासानी का निशाना बनाया जाता है, स्कूल्स हों, दीगर इदारे हों वहाँ पे। तो क्या अब वो दौर आने गया कि इन स्कूल्स में जो बड़े नामी गिरामी हैं, बाकायदा एजुकेशन हो इस सिलसिले में, हिरासमेंट से मुताल्लिक बताया जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए, बच्चियों को एजुकेट किया जाए? क्या ये सब कुछ होता है या नहीं होता? देखिए, ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये होनी चाहिए। कहाँ कहाँ हो रही है और कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, ये चीज़ अब हमें नोट कर लेनी चाहिए। एज अ पेरेंट हमारा फ़र्ज़ है कि हम देखें कि हमारे बच्चे के पास ये अवेयरनेस है या नहीं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इनके पास टाइम नहीं होता। अगर इनके पास टाइम नहीं होता तो फिर आई डोंट थिंक कि दे शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एजुकेशनल वर्ल्ड, क्योंकि इनका तो काम, मेरा तो एज अ एजुकेशनिस्ट काम यही है ना कि मैं अपने बच्चे की तरबियत पे, उसकी तालीम पे तवज्जो दूँ, अपने स्टूडेंट्स की। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्कूल्स में हो रहा है, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूँगी कि हर जगह ये इशू है, हर जगह नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बहुत ख्याल किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं किया जाता। तो जहाँ नहीं किया जाता वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अभी नौरीन ने कहा कि एजुकेशन, ये हरासमेंट की एजुकेशन देना
फ्रॉम अ चाइल्ड, जो मैं 13 ईयर से भी पहले कहूंगी, मैं कहूंगी कि जिस दिन पहली क्लास में बच्चा जाता है उस दिन से आप उस बच्चे को ये अवेयरनेस दीजिए कि आपकी पर्सनल स्पेस आपकी स्पेस है, वो प्राइवेसी आपकी स्पेस है। और लड़की और लड़का, आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला, लड़के भी इससे सेफ नहीं है। लिहाजा हमारा फर्ज है एज एजुकेशनिस्ट कि हम बच्चों को ये अवेयरनेस दें कि आपके लिए कौन सी चीज वहाँ अलार्म का बायस है, जहाँ पर आप जाइए और जाकर अपने टीचर से बात कीजिए। टीचर नहीं सुनता तो हेड से बात कीजिए, हेड नहीं सुनता तो बिल्कुल अपनी वालदा से बात कीजिए। आप एजुकेशन में इस चीज़ को, निसाब में इसको शामिल करने की बात कर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अब इस बात को निसाब का हिस्सा होना चाहिए। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जैसे कि शहजाद रुआई जो स्कूल चलाते हैं, उनके निसाब में ये सब्जेक्ट शामिल हैं कि किस तरह से बच्चे अपने आप को महफूज रखें। हम नौरीन आपसे पूछेंगे, ज़ैनब केस के बाद ये मामला उठाया गया था कि स्कूलों के निसाब में हरासानी से मुताल्लिक कोर्सेज शामिल किए जाएँ। अब ताज़ा वाक़यात के बाद तो इसकी और ज़्यादा ज़रूरत हमारे सामने आ गई है। तो क्या करें इस सिलसिले में? सिर्फ बातें नहीं, अब तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए कि वी शुड हैव अ प्रॉपर कोर्स टू एजुकेट चिल्ड्रन इन एवरी क्लास। ज़ैनब का जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद प्रोएक्टिवली बहुत सारी गवर्नमेंट्स, बहुत सारे स्कूल्स ने ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया। बट सैडली इट वाज अ रिएक्शनरी अप्रोच कि कोई इंसिडेंट हो गया, उसके बाद सबने ये एक एफर्ट डालना शुरू की कि ओ माय गॉड अब उसको हमें बचाना है फ्यूचर में होने से। बट बहुत ज़रूरी है कि प्रोएक्टिवली हम इसके लिए जो है इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स लें, हम ऐसे इक़दाम करें कि अपने स्कूल के निसाब के अंदर इसको शामिल किया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोएक्टिवली जो है वो कमेटीज़ बनाई और इसको करिकुलम का हिस्सा बनाने के लिए स्टेप्स लिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं इसी तरह पंजाब के अंदर भी एक कमेटी बन गई है जो टॉपिक्स को रिव्यू कर रही है और उसको इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है उन्होंने निसाब के अंदर। तो लेवल्स पर ये हो रहा है, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन होना टू द स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और सही तरह से बच्चों को इसकी मालूमात दी जाए ताकि बच्चे अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल फील करें, उनको शेम का एहसास, गिल्ट का एहसास ना दिलाया जाए अगर उनके साथ ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। अच्छा नौरीन, बहुत शुक्रिया आपका। क्विकली हम नाइला साहबा आपसे पूछेंगे कि जब इस तरह का कोई भी वाक़या रिपोर्ट होता है तो ये बड़े नामी ग्रामी स्कूल बड़े ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने ब्रांड नेम के बारे में, और बहुत सी ख़वातीन जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी प्रिंसिपल वगैरह होती हैं वो भी इनको प्रोटेक्ट करने में लग जाती हैं। तो बहैसियत खातून क्या ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि छोटी बच्चियों को मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए इक़दाम किए जाएँ बजाय इसके कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा जाए ऐसे वक्त में? अब्दुल्ला, एजुकेशन का हिस्सा होने की हैसियत से हमारा सबसे अहम फर्ज ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे और अपने बच्चियों को प्रोटेक्ट करें, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हजरात हो। बिजनेस प्रोटेक्शन फिर आपको बिजनेस की तरफ ले जाती है। वो बिजनेस या ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा अहम है कि आप ऐसे मामला होने ना दें, क्योंकि अगर इस तरह के मामला आपके पास हो रहे हैं इसका मतलब है कि वक्त की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को देख लीजिए और वक्त रहते कर लीजिए। जैसे नौरीन ने कहा कि रिएक्टिव अप्रोच से ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रोएक्टिव हो जाइए, पहले से देख लीजिए, ब्रांड को ना बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। जब बच्चा बच जाएगा, जब बेहतरीन तालीम आप दे देंगे और बच्चे की सेफ्टी और उसकी मेंटल और फिजिकल सेफ्टी पे ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। सो एज अ वुमन, एज अ मदर, एज अ टीचर, आई वुड से कि स्टूडेंट सबसे अहम होता है। ब्रांड तो बन जाते हैं, ब्रांड तो बनते हैं, खत्म होते हैं, ब्रांड की इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। और यकीनन आपका ब्रांड और मजबूत होगा अगर आप वाकई प्रोएक्टिवली इक़दाम उठाएंगे और ऐसे जो लोग जो इन कामों में मुलव्विस हैं उनको करार वाकई एग्जाम्पलरी सज़ा दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थी नाइला आब्दी, एजुकेशन एक्सपर्ट, समाजी कारकुन नौरीन लालानी। आप अपनी राय का इस मौजू पर इजहार कर सकते हैं जियो पाकिस्तान TV पे। अगर आप किसी ऐसे वाक़े को जानते हैं जो रिपोर्ट नहीं हुआ तो आप हमें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। वील फॉलो अप ऑन दैट इंसिडेंट। और ऐसी खबरें जब आती हैं तो बहुत खुशी होती है और एक मरतबा फिर सर फख्र से बुलंद हो जाता है। द ग्लास सीलिंग हैज़ ब्रोकन। मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मेजर जनरल निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को पाक फौज की पहली खातून सर्जन जनरल मुकर्रर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के इलाके पंजपीर से है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जनरल साहिबा, और द नेशन इज सर्टनली very, very proud of you.
अच्छा जी, इससे पहले आपको पता है कि हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान की कल पार्लियामेंट में जो उन्होंने बात की है -1 का तस्करा और दीगर उनके जो हमनवा हैं उनका भी इज़हार ख्याल, और क्या बजट पास होने के बाद इमरान खान साहब की मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं या नहीं हुई हैं? क्या अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर वाकई किसी तहरीक को आगे हवा दे सकेगी या नहीं दे सकेगी? ये बहुत से सवालात हैं जिस पर हम बात करते हैं। सियासी मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, सबसे पहले तो आपको कोरोना वायरस को शिकस्त देने पर मुबारकबाद। होपफुली आप रिकवर कर गए होंगे और वो जो कमज़ोरी और नकाहत है वो भी दूर हो गई होगी। अब ये बता दें साथ साथ कि जो सियासी सिस्टम में कमज़ोरी और नकाहत अब आया और वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, इसके मजबूती के कोई आसार हैं या फिर इसी तरह से -1 की बातें होती रहेंगी और बैसाखियों पर ये निज़ाम चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की दुआएं और बहुत सारे लोगों की दुआओं से मैं बहुत बेहतर हूं और 2 दफ़ा नेगेटिव टेस्ट आ चुका है। ऑलमोस्ट अब आप यूँ समझें कि बिल्कुल सेहतमंद हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी जो आपने सियासी बात की, हमारे यहाँ जो जुलाई से दिसंबर का वक्त होता है वो किसी भी हुकूमत के लिए सख्त होता है। अगर आप तारीख देखें हमारी, तो बहुत सी हुकूमतें इस दौर में इन्हीं 6 महीनों में जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बजट आ जाता है तो जनवरी तक हुकूमत में कोई नई प्लानिंग नहीं करनी होती, और तो इसलिए ऐसे वक्त में उसको रुखसत करना जब अभी नई प्लानिंग भी शुरू नहीं हुई, पुराना उनका पता चल चुका है वो क्या करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबके लिए उसका भेजा जाने का ये मुनासिब वक्त होता है। लेकिन जाहिर है खान साहब का तो ऐसा मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये वो वाहिद लीडर हैं जिनको अदारे सपोर्ट कर रहे थे, उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही थी, और हत्ता के अपोजिशन भी पिछले 2 साल में हमने देखा कि उन्होंने भी कोई संजीदा एफर्ट नहीं की कि खान साहब को डिस्टेबलाइज करें या कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएं, या कोई भी ऐसी मूव नजर नहीं हमें आई, बल्कि वो हर मामले में रिट्रीट करते रहे। हाँ, तो वड़ाइच साहब, जब इतने मुवाफिक हालात थे उसके बाद परफॉर्म ना कर पाना, तो फिर सवालात तो उठेंगे। हाँ, असल बात यही है कि बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको कोई खराब नहीं करता, उनके अंदर ही खराबी मुज़मिर होती है। तो वो खान साहब की जो कमजोरी, नकाहत या उनकी जो खामियां नजर आ रही हैं वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस में है। ये किसी आउटसाइडर का काम नहीं है कि किसी ने उनकी परफॉर्मेंस नहीं होने दी। पहले तो माजी में लोग कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट में नहीं करने दिया, फलाने नहीं किया, और कुछ उसमें हकीकत भी होती थी, लेकिन इस दफा तो उन्होंने पूरा साथ दिया है, तो इसलिए ये बात तो गलत है। आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, आप देखें डिलीवरी क्या हुई है अब तक, कुछ भी नहीं। आप ये देखें कि बिजली वाफर मौजूद है लेकिन लोड शेडिंग हो रही है। आप देखें इकॉनमी जब वो आए थे ठीक ठाक चल रही थी, अब इकॉनमी नेगेटिव पे जा रही है। आप देखें तकरीबन हर शोबे में जवाल आया है, चाहे तजारत है, चाहे मईशत का कोई भी शोबा ले लो, और सहाफत जो है उसमें तो जितना जवाल आया 70 साल में इतना जवाल नहीं आया। तो फिर सारे लोग रंजीदा हैं और कोई भी नहीं चाहता था कि हुकूमत जो है वो चली जाए, लेकिन मुतबादल तलाश करने में क्या हर्ज है, इस पे वो क्यों सीख पाए? क्या दुनिया में हर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्या जो लेबर पार्टी है बरतानिया की, वहाँ मुतबादल नहीं होता? क्या कंजर्वेटिव पार्टी में मुतबादल नहीं है? हमने देखा कि हमारे सामने कितने मुतबादल आ गए, थेरेसा मे आ गई, उससे उनके बाद आ गए, और वज़ीर आज़म तो बारहा हर तकरीर में ये कहते हैं कि मगरिब को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता, वो 20 साल गर्मियाँ वहीं गुजारते रहे हैं। वड़ाइच साहब, आपका इंटरव्यू हमने देखा था फवाद चौधरी साहब के साथ, उसके बाद खासा वावेला हुआ, काबीना इजलास में भी तू मैं हुई, और ये भी बात की गई कि यहाँ तो खुद ऐसे लोग बैठे हैं जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। फिर सुलह सफाई हो गई, और फिर कल वज़ीर आज़म साहब ने -1 की बात करते हुए ये कहा कि मैं अगर चला जाऊँगा तो उनकी पार्टी में से और कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। तो क्या -1 मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि ये -1 जो होता है ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन भाई सवाल तो ये है कि मसला क्या है और उसका हल क्या है। देखें,
कोई चीज भी अच्छी या बुरी ऐसा सच नहीं होती, मसले के साथ जुड़ी होती है। फर्ज करें अगर गवर्नेंस ठीक ना हुई, फर्ज करें अगर इकोनॉमी ठीक ना हुई, तो आखिर मुल्क ने तो नहीं नीचे जाना ना, तो कोई ना कोई मसले का हल तो तलाश करना है। तो आप फर्ज करें आप तलाश करें तो दो रास्ते होंगे फौरी तौर पर। एक रास्ता ये होगा कि मार्शल लॉ लग जाए, जाहिर है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं ना होना चाहिए। दूसरा इलेक्शन हो जाए, वो भी इस वक्त कोरोना है, इस वक्त इकॉनमी डाउन है, वो भी हल नहीं है। तो ये दो हल निकल गए। अब उसके बाद ये है कि अच्छा भाई अपोजिशन को इक़्तिदार दे दिया जाए, उनके नंबर पूरे नहीं है, उनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता, तो फिर ओनली ऑप्शन रह जाती है, चाहे वो बुरी ऑप्शन ही हो, कि भाई पार्टी के अंदर जैसे जफरुल्लाह जमाली को फारिग करके तो शौकत अजीज को लाया गया था, आप याद करें क्या इस तरह जब। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने गालिबन आपसे कहा था ना कि लीडर बनने नहीं दिए जाते यहाँ पे इनकी पार्टी में। नहीं, वो उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन हम सब पार्टियों में यही देखते हैं कि कोई मुतबादल बनने नहीं दिया जाता। सिर्फ उसी में नहीं है ये, ना नून में कोई मुतबादल है, ना पीपल्स पार्टी में कोई मुतबादल है, हालांकि सब में मुतबादल होना चाहिए। चलो पीपल्स पार्टी तो कह सकती है, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को चांस दिया, उन्होंने राजा परवेज अशरफ को चांस दिया, लेकिन बाकी किसी जमात ने, नून ने चांस दिया शायद खान अब्बासी साहब को, लेकिन फिर दोबारा से फिर उनकी फैमिली में अब जो वो वजारत उज़्मा का अब जो कैंडिडेट है वो शहबाज शरीफ है दोबारा। अच्छा बड़ाइत साहब, बहरान दर बहरान की बात करेंगे, एक के बाद दूसरा बहरान, दूसरे के बाद तीसरा बहरान। ये जो ताज़ा बहरान कल सामने आया PIA वाला कि हम यूरोपीय यूनियन में किसी मुल्क में फ्लाई नहीं कर सकते, बरतानिया हम नहीं जा सकते, PIA का कैरियर हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, एमिरेट्स वाले हमसे कहते हैं कि जनाब आप तो कोरोना वायरस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दीगर एयरलाइन UAE नहीं हमारे पैसेंजर्स जा सकते विदाउट कोरोना की तस्दीक, और बहुत सारे इशूज़। अगर किसी सहाफ़ी की खबर होती है जाली लाइसेंस वाली या डूबियस लाइसेंस वाली और उसके बाद ये सब कुछ होता, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या वावेला मच रहा होता? तो वो गद्दार डिक्लेयर करके उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन सवाल ये है कि गुलाम सरवर खान साहब बड़े अपराइट हैं, बड़े सियासतदान हैं। मैं समझता हूँ कि PTI ने ये बिला सोचे समझे ये काम कर दिया है। उसकी वजह क्या है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बात कह रहे हैं कि जी उनके जाली लाइसेंस है, इससे मुराद उनकी ये है कि उनको जहाज नहीं उड़ाना आता। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जहाज उड़ा रहे हैं और कामयाबी से उड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई उन्होंने किसी एक कोर्स में या किसी एक यूं समझिए रिफ्रेशर कोर्स में लाइसेंस नहीं लिया होगा या जाली लाइसेंस बनवाया होगा। तो पहले तो ये वजाहत होनी चाहिए कि क्या उन्होंने क्या वो पायलट ही नहीं है, क्या उन्होंने वो हवाबाजी के गुर ही नहीं सीखे, या ये कोई टेक्निकल बात है। तो आमतौर पे तो तासुर ये जा रहा है कि वो हवाबाज ही नहीं है और उन्होंने पायलट का लाइसेंस ले लिया हुआ है। ये तो फिर दुनिया में अलर्ट जो है और पाकिस्तान में भी अलर्ट होना चाहिए। फिर सवाल ये आएगा कि लाइसेंस किसने दिए, उनको भर्ती किसने किया? ये तो हुकूमत थी, PIA थी, कसूर तो फिर इनका निकल आएगा। पायलटों का क्या कसूर? फर्ज करें जो मुद्दई होता है वो तो बाज़ औक़ात अपना काम निकलवाने के लिए झूठ भी बोलता है, लेकिन अदालत या हुकूमत या कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो उसका झूठ चलने नहीं देती। तो ये इसीलिए तो कानून बनते हैं। तो वो कानून कहाँ था जिसके तहत उन्हें फिर नौकरियां मिल गई? तो ये सवाल उठना चाहिए था। ट्रू। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल बड़ाइत साहब, वी आर ग्लैड टू नो दैट यू आर डूइंग वेल। आपने हमारे लिए वक्त निकाला सुबह सुबह, थैंक यू सो मच। बेनज़ीर शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम लाहौर। बेनज़ीर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बेनज़ीर आप शुरू से ही बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं कोरोना के केसेस पाकिस्तान में, साउथ एशिया में। पाकिस्तान में कोरोना केसेस कम नज़र आ रहे हैं और इसकी एक वजह शायद ये भी है, और आप भी हाईलाइट करती रही हैं कि टेस्टिंग बहुत कम की जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है, क्या लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, या जो टेस्ट हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स बहुत डिले हैं, या लेबॉरेटरीज पे बर्डन बहुत ज़्यादा है? क्यों अब तक हम बैनुल-अक़वामी मयार से बहुत पीछे हैं एज फार एज टेस्टिंग इज कंसर्न्ड? सिंध से जब ये पूछा गया तो सिंध ने कहा कि उनके कोई स्टाफ का मसला था, कि जो उनके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या जो उनके टेस्टिंग स्टाफ है वो इस वायरस का शिकार बन गए। पंजाब में जब मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से पूछा तो उन्होंने मुझे इसकी दो वजूहात बताई। उन्होंने कहा एक तो मसला ये है कि हम पहले जो थे, जो बाहर से मुसाफिर आ रहे थे, पैसेंजर्स आ रहे थे, हम ज़्यादातर उनको टेस्टिंग कर रहे थे,
हमने वो बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि वफाक का ये फैसला है कि जो आप बाहर से मुसाफिर आएंगे उनको आप घर जाने देंगे स्क्रीनिंग करके। तो वो कहते हैं फिर हम टेस्टिंग पे ज़ाया क्यों करें उन पे, जब उन्होंने घर ही चले जाना है। अगर उनका पॉजिटिव भी आता है तो बाद में आपने उनको कॉन्टैक्ट ट्रेस करना है। दूसरा मसला ये है कि पंजाब में की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब कि जब एक शख्स का पॉजिटिव आता है टेस्ट, उसके बाद उसके कितने कॉन्टैक्ट होते हैं पिछले 14 दिन में, उसमें बहुत कमी आई है। और ये बल्कि मुसर्रफ चीमा साहिबा ने आपके शो में जियो पाकिस्तान में कुछ हफ्ते पहले ये बात कही भी थी कि हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना, और 100% कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो सकती। मैं आपको अभी 3 से 4 लोगों का अभी नहीं हो रही, बहुत सी और वजूहात है जिसकी वजह से टेस्टिंग कम है। वही साहब, पाकिस्तान में कोरोना की असल सूरत हाल क्या है फिर? शायद इस वक्त ये कोई नहीं जानता अगर हमारे टेस्ट ही रिलायबल नहीं है, एज इन द डेटा इज नॉट रिलायबल। फिर जो भी दस्तयाब मालूमात है इनसे तो लगता यही है कि दीगर ममालिक से हमारा इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट काफ़ी बेहतर है। वुड यू एग्री? जो हुकूमत जो क्रेडिट देती है केसेस में कमी आने की, तो वो कहती है स्मार्ट लॉकडाउन। पूरी दुनिया में आपको एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट जो है वो आपको बताएंगे कि कोई भी आप इकदाम लें, लॉकडाउन ले, स्मार्ट लॉकडाउन करें, उसके 14 दिन बाद आपको उसके असरात नजर आते हैं। हमने अभी लॉकडाउन लगाया नहीं, दूसरे दिन हमारे वजीर आजम ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कामयाब हो गया। अच्छा, डॉक्टर्स पंजाब में ये कहते हैं कि एक वजह कमी जो है केसेस में आने की वो ये है कि जो सबसे ज्यादा हमने पंजाब में स्पाइक देखा था वो ईद की वजह से देखा था। वेरी राइट, ईद के असरात बहुत देर तक हमें फिर भुगतने पड़े, और जैसे ही स्मार्ट लॉकडाउन लगा उसके तीसरे दिन से कहना शुरू कर दिया गया था कि इसके असरात सामने आना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर शाह साहिबा। आपको पता है कि कोरोना वायरस से जो भी लोग इस वक्त लड़ रहे हैं उनको अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है पॉजिटिविटी, अच्छी बातें, मुस्बत सोच, दोस्तों का साथ, रिश्तेदारों का साथ, मोरल सपोर्ट, और ये यकीन कि इंशाल्लाह दिस शैल सून बी ओवर। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना सेगमेंट ये तरतीब दिया है। पहले कुछ हफ्ते हम एक्सपर्ट्स की राय आप तक पहुँचाते रहे, आपके सवालात लेते रहे, और अब हम उन लोगों से बात करते हैं जो इस बीमारी को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। इस सिलसिले में हमने सुहेल वड़ाइद साहब से भी पिछले घंटे में पूछा था, और अभी हम एक और मेहमान को यहाँ दावत देंगे और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। कोरोना वायरस ने जहाँ हर तबके को मुतासिर किया है, वहीं इससे निमटने के तरीके भी अलग अलग हैं। मारूफ गुलकार PTI के रहनुमा अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। बहुत शुक्रिया अबरार साहब, अबरार भाई, आपने वक्त दिया। होपफुली आप मुकम्मल सेहतमंद फील कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग जिनसे हमारी बात होती है वो कहते हैं कि कोरोना के बाद कुछ हफ्ते तक नकाहत, कमज़ोरी, लथार्जी रहती है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नकाहत है, कमज़ोरी है, और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि मैं 3 दिन से ऑफिस में था, और फिर एक मरी का चक्कर भी मैंने लगाया, मगर जिस्म में दर्द जो है वो नहीं अभी तक जा रहा। हालांकि मैं वो पेशेंट था जिसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, तो सवाए इसके कि क्वारंटीन में सिर्फ एक बार ऐसा एकदम से हुआ कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ और मुझे लगा कि मैं शहीद होने लगा हूँ, बस दैट वाज द टाइम। उसके अलावा अगर आप पूछे तो बिल्कुल मैं नॉर्मल था, और क्वारंटीन के दौरान भी मैं अपने ऑफिस में लोगों के साथ स्काइप पे बात, बिकॉज हमने वो 15 दिन के अंदर एक कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाया था और वो चल रहा था, और उसमें बहुत सारे इश्यूज वगैरह आते, बहुत सारे पेशेंट्स, तो मेरी उनके साथ रोज़ाना बात होना बड़ा ज़रूरी थी, और मुहाफ़िज़ फोर्स को लॉन्च किया हुआ था। लेकिन वो फिर मेरे लिए रौनक का बायस भी था सच पूछे तो, बिकॉज अकेला बंदा वहाँ पे कुछ करता नहीं, लेकिन बड़ा जज्बाती सा इंसान हो जाता है, बिकॉज आपके बच्चे जो हैं नॉक कर रहे होते हैं कि आपसे मिलना। मेरी एक छोटी बेटी है 1.5 साल की, तो जो सबसे ज्यादा मुझे एक जज्बाती वो फील हुआ तो वो कहीं स्टेयर से ऊपर आ गई और वो नॉक कर रही थी कि वो सिर्फ बाबा मामा ही कहती है, तो वो नॉक कर रही थी कि मैंने बाबा से मिलना है। तो वो मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा वो मंजर था। तो मैं नमाज पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, टेलीफोन ने बड़ा सहारा दिया, सारे दोस्तों के साथ बात हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके कहा कि हमें कोरोना हुआ मगर हमने किसी को बताया ही नहीं, और अब हमें बताओ कि क्या क्या कुछ करना है। क्योंकि मेरा वो ज़रा हॉस्पिटल था, तो मेरी डॉक्टर्स के साथ राब्ता में हम लोग थे, तो वो चूँकि दिन के वो 40-50-60 पेशेंट्स को देख रहे थे, तो जो मेडिसिन ट्राई करते थे उन पे जो आ रही थी तो वो फिर मुझे बताते थे, मैं आगे लोगों को
तो अबरार, आपको सरासर कोई सिम्टम नहीं हुए या बुखार वगैरह, जिस्म में दर्द और खांसी वगैरह था? और एक एपिसोड जिसका आप तस्करा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि आप खुद डर गए थे, फिर आपने ऑक्सीजन ली या फिर खुद ही से आपकी हालत बेहतर हो गई? वो खुद ही से बेहतर हो गई थी। स्टार्ट इस तरह हुआ था कि मुझे जब बुखार हुआ जरा सा, तो मैं एकदम से डरा सा, पूछे तो जैसा इंसान होता है कि कोरोना तो नहीं हो गया, तो बुखार के साथ जरा सीना खांसी बस इस टाइप की वाली। तो मैंने जाके टेस्ट करा लिया। अब टेस्ट कर चुके, रिजल्ट अगले दिन आता है। तो अगले दिन मैं अपना नमाज पढ़ रहा था, तो मेरी बेगम साहबा मेरे पास आके खड़ी हो गई। तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो मेरी तरफ देख के तो आंखों में आंसू लेके क्यों, क्या हुआ है? तो कहती है वो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। तो मैंने कहा क्या हो गया? अल्लाह खैर करेगा, ठीक है, कुछ नहीं होता है। तो सारी फैमिली अपसेट जाहिर है वो होती है। फिर मैंने कहा बल्कि आप इस तरह करो, मेरे करीब कोई ना आए और आप लोगों को मैं लेकर जाता हूँ टेस्ट कराने के लिए, बल्कि कराओ टेस्ट। तो मैंने खैर फ़ोन किया, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है लैब। तो लैब वाले आए, उन्होंने बच्चों का भी और मिसेस का भी टेस्ट लिया। खैर उनमें से मेरी मिसेस का भी पॉजिटिव आ गया और एक बेटे का भी पॉजिटिव आ गया। अब जो बेटियां थी वो उनको फिर हमने नानों के घर भेज दिया। वो भी एक बहुत, क्योंकि वो उसमें सबसे छोटी वो 1.5 साल की है। तो ये तो सबसे मुश्किल एलिमेंट है अबरार, ये तो हमें पता ही नहीं था। अगर 1.5 साल की बच्ची को माँ बाप से दूर कर दिया जाए तो दिस मस्ट बी रियली टफ फॉर बोथ ऑफ यू। यही मैं कह रहा था। और वो फिर खैर कुछ दिन के बाद वो आए और वो बड़ा एक जज्बाती सा वो था कि मतलब मैं फिर भी नहीं उससे मिलना चाह रहा था। अगरचे मेरा रिजल्ट दूसरा पॉजिटिव ही आया था जब मैंने सेकंड टाइम कराया, लेकिन बाकी लोग मिल रहे थे। तो उसने रास्ता देख लिया था ऊपर के स्टेयर से जाके ऊपर, बाबा उस कमरे में। तो वो आ गई एक दिन पर, वो नॉक कर रही थी कि मुझे मिलना है। तो मैं बड़ा जज्बाती सा हुआ। तो एक बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी आसानी से गुजर गया। सिवाय जैसे मैंने कहा ना, एक बार ऐसा हुआ एपिसोड के मुझे लगा जैसे सांस नहीं आ रही। अब वो मेरे पास ऑक्सीमीटर तो था, वो मेरा 90 से ऊपर ही आ रहा था थ्रू आउट। तो जो फील हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। तो एकदम से ज्यादा ड्रॉप हुआ वो। तो मुझे लगा कि अब पता नहीं जैसे वक्त आ गया है। सो खैर मैंने कलमे वलमे पढ़ लिए, लेकिन फिर मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पकड़ गया। मैं तेज़ भागना भी नहीं चाह रहा था कि मेरी सांस न फूले, और मैं फिर नीचे आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैं नीचे पहुंच गया तो मैंने उसे बोला, मैं कहा वो गाड़ी निकालो, शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है? 7th 9th नाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका एक टेस्ट होता है, मेरे को तो अभी बाद में पता चलना शुरू हुआ, डी डाइमर, और एक दो और टेस्ट होते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाता है, ये आपको पहले ही करा लेने चाहिए, यानी क्वारंटीन के तीसरे चौथे दिन। इससे आपको आइडिया हो जाता है तो वायरस विन कर रहा है या बॉडी विन कर रही है। क्योंकि दूसरे टेस्ट क्या हो जाता है कि आपको अभी वो इंजेक्शंस की तरफ जाना है या नहीं, बिकॉज शुरू में आपको हो सकता है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ना आए, यानी सांस का इशू ना हो, मगर वो 7वें 8वें रात 9वीं रात में वो आ सकता है और वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। सो वो मेरा वो मतलब फेज चल रहा था तो अचानक वो हुआ। शायद वो मैं अभी भी सोचता हूँ कि वो जिस तरह साइकोलॉजिकल नहीं होता, ये भी एक होता है एपिसोड कभी कभार। सो उससे हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम होता है वो ग्रेजुअली ऊपर जाता है, तो वो एकदम से ड्रॉप कभी नहीं है। ये मुझे बाद में पता चला कि मैं पैनिक कर गया था। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, मगर वो टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। सस्ते से टेस्ट हैं, बहरहाल वो इंजेक्शंस बहुत महंगे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अपने हिलाल अहमद के प्लेटफॉर्म से हमने जो 15 डेज के अंदर वो बनाया था हॉस्पिटल, उसमें इंजेक्शंस के लिए मैं कैंपेन। तो आपने दवा में स्टीरॉइड्स या इंजेक्शंस वगैरह इस्तेमाल किए डॉक्टर्स की एडवाइस से, या फिर आपने कुछ नहीं किया इस्तेमाल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मोस्टली लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना पड़ती है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो तो आपको जरा सा अपना ख्याल जरूर रख लेना चाहिए कि आप ऑक्सीजन पॉइंट के नजदीक चले जाएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ज़ाहिर करें। अच्छा, बहुत से लोग देसी टोटकों का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और शुरू में तो बहुत ही था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए फिर लोगों को ये बताया गया कि धड़ाधड़ सना मक्की के कावे ना पिए जाएं, क्योंकि इससे फिर इतने दस्त लगते हैं कि लोग बॉडी शॉक में चली गई, इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई। तो आपने कोई देसी टोटका वगैरह तो इस्तेमाल किया नहीं किया? अदरक वगैरह की चाय तो पीनी चाहिए वैसे। जी, अदरक की चाय भी मैंने पी है। मैंने सच पूछे तो सना मक्की का कावा भी पिया है। बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ भी कहा। असल में ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो आपकी डिहाइड्रेट करती है बॉडी को किसी हद तक। तो आप ये तो नहीं कि आप पीते चले जाएं 2 कप 3 कप, नहीं, वो आप दिन में छोटा कप
एक बार अगर पी लें तो वो हेल्प करती है। और ये हमने हॉस्पिटल के अंदर हमारे डॉक्टर्स ने ट्राई किया था और जिन लोगों पे किया था उन पे अच्छा काम किया। लेकिन आप वो पीते ही चले जाएं तो बिल्कुल इसका, क्योंकि उसकी रीज़न नहीं है, फिर आपको इसकी आदत पड़ सकती है बाद में कि आपको उसके बगैर फिर वॉशरूम नहीं जा सकते आप, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। इसलिए वो टोटके, पहली बात याद रखें जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, डॉक्टर की मर्जी के बगैर कुछ ना करें। ये असल ये जो कहते हैं मरकजी ख्याल ये है कि डॉक्टर की मर्जी के बगैर ना कोई टोटका ना कोई दवा कुछ भी ना इस्तेमाल करें, हम यही इनकरेज करते हैं। अच्छा अबरार, जाहिर है म्यूज़िक भी आपका पैशन है, दीगर भी आपकी चीज़ें, एंग्जाइटी का बताइएगा। एंग्जाइटी जाहिर है होती है और बहुत सारे लोगों को आपने कहा ना ये सांस ना आना, एंग्जाइटी अटैक्स भी हो जाते हैं, ये सोच सोच के कि हमें कोरोना हो गया है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते थे? अपने रब से अपना ताल्लुक बढ़ाया या और कोई मसरूफियत ढूंढी या टाइम ही नहीं था, अपने हॉस्पिटल के कामों में इतना बिजी थे कि सोचें इस बारे में? आपने अजीब क्वेश्चन कर लिया है। अब इसका जवाब जो है ना, मैं पीर तो नहीं हूँ लेकिन मेरे ना एक बुजुर्ग के साथ रहा था, वो मैं कभी भी इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। सच पूछें, आपको मेरा ऑडियो और वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा? जी जी आ रही है। वी कैन वॉच यू, वी कैन हियर यू। वीडियो थोड़ी सी स्टिल है लेकिन आवाज़ आ रही है। ओके, तो एक बुजुर्ग है हमारे, उन्होंने वो रिसर्च करते हैं अल्लाह ताला के नामों पर और वो नाम उन्होंने मुझे दिए हुए हैं। मुझे क्या, मैं कोई एंजाइटी अटैक हुआ था मुझे आज से कोई 22 इयर्स पहले और वो वालदा की इंतकाल के बाद हुआ और उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप उनसे राब्ता करें, तो मैंने राब्ता किया, उन्होंने मुझे तस्बीहात दी, वो मैं पूरी दुनिया में गया, कॉन्सर्ट्स के टूर पे मैं हर किसी को बांट के आ गया। जब मैं वापस आया तो हर तरफ से मुझे फोन आए कि भाई वो आप हमें दे सकते हैं, वो तो कमाल ही हो गया। आप प्लीज हमें भी बता दें फिर। वो या सलामो या मोमिन या अल्लाह 300 टाइम्स, या जुल जलाले वाले कराम 300 टाइम्स, या रहमान या रहीम या करीम 300 टाइम्स। ये अगर आप पढ़ लें, ये आपको इतना मजा आएगा। एक तो आपको रिलैक्स कर देगा, या सलामो या मोमिन या अल्लाह जो है ना, ये आपकी सारी एंजाइटी ले लेगा। और आपको एंजाइटी है तो आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये उस वक्त ऐसे पारे की तरह इस तरह ये गिर रही है। ठीक है, या सलामो या मोमिन या अल्लाह, या रहमान या रहीम या करीम, या जुल जलाले वाले कराम। इससे बहुत फायदा उठाया मैंने आज तक और मैं हंस रहा होता था कि मेरा तो इस चीज पे बिलीव ही नहीं था। ठीक है, उन्होंने रिसर्च किया इस पे। खैर ये एक लिखी पड़ी बात सी है, इसलिए लोग जरूर करें, कुरान पाक पढ़ें और उसको तर्जुमे से अगर हो सकता है तो पढ़ें, दोस्तों से बात वगैरह करें और अगर हो सकता है तो सदका दें। ये मेरा एक बड़ा ये तो लाज़मी है कि अल्लाह से वो करना चाहते हैं। एंजाइटी का बेस्ट तरीका तो यही है। गॉड फॉरबिड अगर कोई हद से बढ़ जाए किसी चीज़ तो आपको एलोपैथी में जाना पड़े तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, मगर मैं तो समझता हूँ कि उससे पहले ही ये स्टेज कर लेनी चाहिए। उससे भी हज़ारों लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सो यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत शुक्रिया अबरारुल हक साहब। जनाब, तो ये तो थी अबरार की क्वारंटीन की कहानी। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा और एक बात जो हमें पल्ले से बांध लेनी चाहिए वो ये है कि डॉक्टर की एडवाइस के बगैर हमने कोई भी टोटका, कोई भी दवा, कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है और पैनिक नहीं करना है। ये भी हमें अबरार के एक्सपीरियंस से पता लगा कि वो जो 7th और 9वीं रात होती है उसमें आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप एक्सरसाइज से या ब्रीदिंग से अपने ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन रखें। स्पायरोमेट्री एक एक्सरसाइज होती है, छोटा सा प्लास्टिक का एक डब्बी से होती है जिसमें एक बॉल होती है, और अपने लंग्स में नीचे तक हवा पहुँचाने के लिए ना वैसे भी हर एक को करनी चाहिए आजकल के दौर में। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और वी हैव अ ब्रेक विद अस। स्टोरी है हमारे पास और हमने वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज इनफैक्ट जनाब, सिंध हुकूमत ने साफ कह दिया कि वफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल आया है। सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान इख्तियारात की जंग का महाज फिर गर्म हो रहा है। सूबे और वफाकी हुकूमत के दरमियान पिछले माह टैक्स वसूली पर शुरू होने वाला तनाज़ा बरकरार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुराद अली शाह का कहना था कि वफाक जब तक हमारे पिछले साल के पैसे वापस नहीं करता हम टैक्स जमा नहीं करेंगे। आज से कोई 3 साल पहले इन्होंने कुछ 7 अरब रुपए हमारे काट दिए थे कि जी आपने हमारे सही टैक्स वसूल नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत था और उस पर कई बार मैं CCI में हर फोरम पे कह चुका हूँ, लेकिन उसका कोई तदारुक नहीं हुआ। तो फरवरी के अंदर हमने उनको नोटिस दे दिया था
कि भाई हम ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकेंगे अगर आप हमारे जो अरियर्स हैं, जो आपने हमारी एडसोर्स काट लिए, वापस कर दें। जब कोई जवाब नहीं आया तो इंस्टेंट के बगैर बताए उन्हें कर दिया जाए। आज एक उनको खत भी लिख दिया गया है। दूसरी जानब कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का सियासी मैच जारी है और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। निसार मोराई was appointed as fisheries chairman. फरहान गनी he is facilitator of drug peddlers और सईद गनी का भाई है। खुदा की कसम ये जीआईटी कह रही है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported उज़ैर बलोच with arms and finances on the directions of one आसिफ अली जरदारी। जवाब में पीपल्स पार्टी के अरकान भी मैदान में आ गए और ठंडे मिजाज के नवीद कमर भी लड़ने भिड़ने पर तैयार हो गए। ये देखिए क्या हुआ। जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग का आज रहा है, ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। आप मोहतरमा फातिमा भुट्टो की किताब ले आए, 4, 6, 8 किताबें और ले आए। मैं सिर्फ एक किताब लाऊंगा, रेहाम खान। आइए मुकाबला कर लेते हैं। Abdul Qadir Patel साहब is usually on fire on the floor of the house. So is Murad Saeed by the way. इनका भी कभी मैच होना चाहिए। Anyhow, तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है, सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान आए दिन कोई ना कोई तनाज़ा सर उठाता रहता है। देखते हैं इस बार ऊँट किस करवट बैठता है। मुकेश कुमार चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर एक्साइज एंड टैक्सेशन। बहुत शुक्रिया सिंध, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश साहब। मुकेश साहब, हुकूमत हमेशा से विद होल्डिंग्स टैक्स इकट्ठा करती रही है और इस बार ऐसा क्या हो गया सिंध में कि आप लोगों ने ये सिलसिला ख़त्म करने का कह दिया है? इतने ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं सिंध और वफाक के। एक तो नंबर 1 ये सिंध कैबिनेट का डिसीजन था। नंबर 2, पिछले कुछ गुजरे हुए सालों में 2015 ऑनवर्ड से विथ होल्डिंग टैक्स की मद में फेडरल गवर्नमेंट थ्रू FBR सिंध गवर्नमेंट के पैसे काटती रही है। कभी 5 अरब, कभी 6 अरब, कभी 7 अरब। तो पहले भी उनके साथ बातचीत हुई, काफ़ी हमने वापस अपने पैसे लिए। 7 अरब जो हमारे लास्ट काटे गए पिछले 2 सालों में से 3 सालों में, CCI की मीटिंग में 2 बार चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को CCI में पॉइंट आउट किया कि जी ये सिंध गवर्नमेंट के 7 अरब पे जो FBR ने विथ होल्डिंग टैक्स की मद में विदाउट रिकनसाइलिंग विद द सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि आपका होता है कि अगर FBR के कुछ ज़्यादा पैसे निकल रहे हों तो वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ FBR इनके स्टेट कमिश्नर जो इधर हैं वो आपस में बैठते हैं, रिकनसाइल करते हैं अकाउंट्स को, और अगर ज़्यादा पैसे होते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट किए जाते हैं और अगर नहीं होते तो वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ वापस भेजे जाते हैं। मगर पिछले 2 से 3 सालों से हम बार रिक्वेस्ट भी करते आए, नोटिस भी देते आए, FBR के साथ मीटिंग्स भी करते आए। हर एक चीज़ के बावजूद FBR ने ना इस चीज़ को सुना है अभी तक, ना इस चीज़ को कोई वैल्यू दी है, ना हमारे पैसे वापस किए। चावला साहब, इस वक्त मुल्क में जो सियासी गर्मा गर्मी है सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद मज़ीद ज़ाहिर बढ़ेगी, तो कौमी असम्बली में उसकी झलक भी हमने देख ली। क्या ये तासुर नहीं जाता इससे कि सिंध हुकूमत जानबूझकर सियासी कशीदगी बढ़ा रही है फिर? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें कि पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स आया था उस पर काफ़ी चीज़ों पर विथ होल्डिंग टैक्स लगाया गया। जैसे ही पिछले साल का फेडरल गवर्नमेंट का बजट गुजरा उसके फ़ौरन बाद इधर के कमिश्नर FBR ने एक लेटर लिखा एक्साइज डिपार्टमेंट को कि आप मोटरसाइकिल्स पर भी विथ होल्डिंग टैक्स लागू करें, जो आप पिछले 92 से नहीं लेते आ रहे। तो बड़ी हैरानगी हुई हमें कि भाई मोटरसाइकिल्स पर विथ होल्डिंग टैक्स, अगर मोटरसाइकिल पर विथ होल्डिंग टैक्स लगता है तो 40,000 रुपया बन रहा था मोटरसाइकिल पर विथ होल्डिंग टैक्स, जो मोटरसाइकिल की बाय इटसेल्फ वैल्यू भी नहीं है। तो एक तो गरीब आवाम के ऊपर वो बोझ आ रहा था। उसके बहरहाल हम लोगों ने बहुत लेटर लिखे, उसका आज तक कोई हमें रिस्पांस नहीं आया। दूसरा, इसमें एक बड़ी ताजुब की बात है कि अगर देखा जाए वो जो मोटरसाइकिल के हवाले से विथ होल्डिंग टैक्स का जो एक लेटर आया था, सब सूबों में किधर भी ये लेटर नहीं गया था, सवाए सिंध के किसी और सूबे को ये लेटर नहीं मिला था। हम भी फिर भी परेशान कि वाई खाली ये सिंध के साथ ही क्यों ये सलूक
अच्छा चावला साहब, अब इस मामले को ज़ाहिर है किसी करवट तो बैठना ही है। वफाकी हुकूमत आपके लिए क्या करे कि दोबारा से टैक्स जमा करने के सिस्टम की तरफ आप चले जाएंगे? कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट होनी है, तो वो सेटलमेंट क्या हो सकती है? देखिए, ये एक सिंध कैबिनेट का डिसीजन है। सिंध कैबिनेट ने जो फैसला किया, ऑनरेबल सीएम साहब ने उस फैसले के तहत एक लेटर लिख दिया अपना हफीज़ शेख साहब को। हमने एफबीआर को अपना इन्फॉर्म कर दिया कि 1 जुलाई से आप प्लीज़ अपना इंतज़ाम करें कलेक्ट करने का। जब बात होगी वापस मामला सिंध कैबिनेट में आएगा, जो फैसला सिंध कैबिनेट लेगी, एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट बाउंड है उससे। शुक्रिया चावला साहब। टैक्स कलेक्शन वाला मामला और सिंध और वफाक में ठन गई है। मुकेश चावला थे हमारे साथ, सिंध के वजीर टैक्सेशन। अब हम बात करेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। शेख साहब, सिंध हुकूमत ने तो कह दिया है कि वफाकी हुकूमत के लिए टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। अब वफाक क्या करेगी? क्या हिकमत अमली है? क्या बात की जाएगी? अल्टीमेटली तो करनी पड़ेगी गालिबन। अगर नेशनल असम्बली में आपकी मेजॉरिटी है, जाइए टैक्स चैलेंज कर दें और कहें कि जी हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप हमें कलेक्ट करें या हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बेपर की हाँकने से सिंध कार्ड आपका डिस्कार्ड हो चुका है और ये बातें अच्छी नहीं हैं। मैं कहता हूँ ये बातें अच्छी नहीं है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। इस किस्म की तकारीर सिंध असम्बली में करके मैं समझता हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। और जितने इख्तियार 18वीं तरमीम में आप लोगों ने ले लिए हैं, इख्तियार आपके पास, करे वफाकी हुकूमत, पैसा आपके पास दे, खर्च करे वफाकी हुकूमत। ऐसा नहीं होता है जी। अच्छा अब शेख साहब, फिर वही बात आ गई है कि वफाकी हुकूमत में मुकाबला सिंध हुकूमत है। इस तरह के मौके पर आप लोग गवर्नर राज की धमकी भी देते रहे हैं, तो क्या इस बार भी यही ऑप्शन खुला है या फिर मुफाहमत से काम लिया जाएगा और बैठ के मेज़ कुर्सी पे सेटल कर लेंगे मामला? आर्टिकल 235 मौजूद है जिससे फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जा सकती है। आइन में है, मैं बात नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे। आइन में है कि 235 के तहत एमरजेंसी लग सकती है, फाइनेंशियल एमरजेंसी, जिसमें कि वफाक का कंट्रोल हो के करप्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ जा रहे हैं पैसे, और वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। 149 भी ना चले, 235 भी ना चले, इनकी करप्शन भी ना रुके, इनकी ज़्यादती भी ना रुके, इनकी चोर बाजारी भी ना रुके, तो फिर ऑप्शन तो इनके भुट्टो साहब के 1973 के आइन में मौजूद है। गवर्नर राज का ऑप्शन आर्टिकल 234 और रज़ा रब्बानी की तरमीम में भी मौजूद है आर्टिकल 234। तो गवर्नर राज लग सकता है, लगाया जा सकता है। और हम सिंध के लोग, चूँकि हमारे वोटर्स प्यासे हैं, हमारे वोटर्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं, हम तो कहते हैं वफाक से कि कुछ करें, हमारा कुछ करें, हमारे वोटर्स का कुछ करें। 149(4) लगाएं, 235 लगाएं, गवर्नर राज लगाएं, लेकिन हमें इस मुसीबत से, अजाब से जान छुड़ाएं जो हमारे सिंध के लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है जी, शुक्रिया। गालिबन ये मामला अभी कहीं सेटल नहीं होने वाला, यही है मामला जो है आपके सामने। और जल्दी से क्विकली आपको ये भी हमने बताना है कि मारूफ डिज़ाइनर हैं आसिम जोफ़ा, इनको सिंध हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिबास यानी PPE की क्वालिटी कंट्रोल के लिए मुश्किल मुकर्रर कर दिया है। सबसे पहले जब कोरोना वायरस की वबा आई थी तो आसिम जोफ़ा वॉज द वन जिन्होंने PPEs लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू किए और मुफ्त इन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में फराहम किए। आसिम जोफ़ा ने ट्विटर पर यह खबर शेयर करते हुए बताया कि सूबाई महकमा सेहत ने उन्हें PPE के मयार से मुताल्लिक मुशीर करार दिया है, जिस पर वो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। आसिम जोफ़ा उन अव्वलीन शख्सियात में से हैं जिन्होंने आगे बढ़कर कोरोना से बचाव के लिए मखसूस लिबास, और इसकी ज़ाहिर है बहुत टेक्निकलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इसको बड़ा मद्देनज़र रखते हुए आसिम जोफ़ा साहब ने इनिशियली ये PPEs डिज़ाइन की थी। एक तो इसमें इटसेल्फ हाइजीन का ख्याल रखना, फिर कपड़ा कितनी मोटाई का होना है, फिर उसकी स्टिचिंग ऐसी हो कि उसमें वायरस के घुसने की कोई गुंजाइश ना हो, फिर कम्फर्टनेस भी कम्फर्ट लेवल भी देखना है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का। लेकिन आप अगर किसी डॉक्टर से बात करें, जितना भी कंफर्टेबल आपको ये लगे देखने में, ये इस कदर मुश्किल है PPE पहनना, और इस मौसम में गर्मी में घंटों ये पहन के ड्यूटी देना, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। सो यस, आसिम जोफ़ा ये हमारे साथ मौजूद हैं। अब अपनी जो नई जिम्मेदारी है किस तरह से निभाएंगे। आसिम, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, लेकिन ये बताइएगा कि अब मुशीर तो आपको बना दिया, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या शामिल है, किस तरह से आप मैनेज करेंगे चीज़ों को? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जॉब मुझे जिस तहत दी गई है वो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है इस PPE के बारे में, और मैंने खुद, क्योंकि मेरी बेसिक एजुकेशन नहीं थी इस बारे में, मैं तो एक फैशन डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखता था। तो जब मैंने JPMC से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे सारे SOPs बताए और फैब्रिक की भी सारी डिटेल बताई, तो मैंने
मैंने इसके बारे में सोचा कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और लकीली हमने 48 आवर्स में इसको डेवलप भी कर लिया था। और अब तकरीबन हम 515 हॉस्पिटल्स जो हैं उनको ऑल ओवर पाकिस्तान हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, विच इज़ काइंड ऑफ आप समझ लें कि शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को इतनी रीच हुई होगी पूरी दुनिया में। तो अब मेरी जिम्मेदारियां इसमें ये हैं कि हम जहाँ जहाँ देखें, आपको पता है कि जब ये हमने शुरू किया था तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक भी पीपीई पाकिस्तान में नहीं बनता था, और जब हमने इसका यूट्यूब पे डिज़ाइन दिया और इसके बारे में सारी तफसील लोगों को आगाह की तो ये बनने शुरू हो गए काफ़ी। और आज मैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात सुन रहा था तो कह रहे हैं कि 80% हम खुद अपने डेवलप कर रहे हैं और विद इन फ्यू वीक्स हम इसको जो है एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो उसमें इशू ये आ रहा था कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं था, जिसके पास जो फैब्रिक मिल रहा था और वो फैब्रिक लगा के बेचारे लोगों को दे दिया करते थे, और लोग इतने मजबूर होते थे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने पहनना ही था तो वो पहन रहे थे। तो इसको सिंध में मद्देनज़र रखने के लिए इन्होंने मुझे इंचार्ज रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि फैब्रिक की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मुझे पता है कि इसमें कट क्या होना चाहिए, इसमें जो है कोई किसी किस्म के सुराख नहीं होने चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया आसिम कि क्वालिटी जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी पीपी की, उसकी वजह से डॉक्टर्स जो कि ड्यूटी फ्रंट लाइनर्स हैं या नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी ज़िंदगियाँ एट रिस्क जा रही थी, क्योंकि अगर पीपीई प्रोटेक्ट ना कर सके आपको तो उसको पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़ाहिर है आप तो एक हद तक ही बना सकते हैं, लेकिन और भी लोग बना रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब क्या आप मुख्तलिफ अस्पतालों में मॉनिटर करेंगे कि किस क्वालिटी के पीपीई अवेलेबल हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं? हाउ डू यू प्लान टू डू इट? यार इसमें ये होगा कि जो लोग बना रहे हैं ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें वहां से चेक रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स पे तो एक चीज पहुंच गई और एक इट्स नॉट सेफ टू गो टू द हॉस्पिटल एवरी डे एंड चेक कि क्या पहने में और उनकी चीजों को चेक करना इज नॉट इवन पॉसिबल। बट जहां से जो हॉस्पिटल खरीद रहे हैं वो हमें दिखाएंगे कि भाई क्या प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहे हैं। बाय द वे एक चीज मैं क्लियर कर लूं कि आई विल बी वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल नॉट बी चार्जिंग एनीथिंग बिकॉज फॉर द लव ऑफ दिस कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क ने मुझे बहुत नवाजा है, तो इसलिए मैं इस पे कोई चार्ज नहीं करूंगा। तो काफ़ी मुझे लोग कह भी रहे थे कि आप इसमें चार्ज करेंगे और आप इसमें एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो आई विल वर्क फॉर फ्री। नहीं, योर हार्ड वर्क इज वेरी अप्रिशिएटेड। आसिम क्विकली हमें बता दें कि अब तक आप अपने ताईं आसिम जोफा के तहत कितने पीपीईज बना चुके होंगे जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह बांट चुके हैं? मैं ट्विटर पे भी इसकी लिस्ट दे चुका हूँ, आई थिंक इंस्टा और फेसबुक पे भी जा चुकी है। तकरीबन मोर देन 520 हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशन को हम मोर देन 6000 रीयूजेबल पीपीईज प्रोवाइड कर चुके हैं, जिनकी हमारे पास रिसीविंग भी है। वंडरफुल वंडरफुल, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग और इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहें। और आप जैसे लोग एग्जाम्पल हैं उन तमाम लोगों के लिए कि जब मुश्किल वक्त आता है किसी भी मुल्क में, तो चाहे किसी भी इंडस्ट्री से लोग ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, वो उस मुश्किल वक्त में जो है अपनी कौम का साथ देने के लिए सहारा बनते हैं। यू वन ऑफ देम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया। अभी हम आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते हैं या बाहर पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। आबिदी साहब, पाकिस्तान से हर साल तलबा की बड़ी तादाद अब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू आप साहब। बैरून मुल्क जाती है और हम बरतानिया की बात करें तो यूके तो फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। कोरोना की वजह से इस साल बच्चों को वहाँ यकीनन कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी हद तक वहाँ वबा पर काबू पा लिया गया है। तो इन हालात में बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करने के सिलसिले में तलबा वालिदैन यकसा परेशान हैं। क्या आपके पास मालूमात हैं, क्या कर सकते हैं जो प्लान कर रहे हैं बरतानिया जाकर आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करना? मेरा ख़्याल है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मोड्स ऑफ टीचिंग और फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ऑफ़र की हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों ने यहाँ तक किया है कि अपने जो कोर्सेज़ हैं उनको स्टार्ट डेट्स को जो है वो 4 से 6 हफ्ते तक एक्सटेंड कर दिया है और एक मिड टर्म यानी नवंबर तक आने की डेडलाइन कर दी है, जो कि बाद में फिर जनवरी में
बच्चे फेस टू फेस, जो कि उनका प्लान है। अच्छा, उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियों ने कोर्सेज भी जनवरी में शिफ्ट कर दिए हैं, तो अगर आप जनवरी में अपना फेस टू फेस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो वो भी उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका प्रोग्राम था पोस्ट स्टडी वर्क का, जो कि बच्चों को अलाउ करता है ग्रेजुएशन के बाद काम करने के लिए अप टू 2 ईयर्स, वो भी जो उनका प्लान था वो भी गो हेड है, उसके लिए भी गो हेड है, और बच्चों को वो मराद भी मिलेंगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दी हैं, जैसे कोर्स स्टार्ट डेट्स में एक्सटेंशन दी है, जिसमें फ़ी डिपॉजिट में एक्सटेंशंस दी है, जिसके साथ अंग्रेज़ी की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी जब टेस्ट से आइल्स से हटा के उसके अंदर कई ऑप्शंस बच्चों को दे दिए। तो मैं समझता हूँ वो लोग जो बरतानिया की तरफ देख रहे हैं, वालिदैन की परेशानी ज़रूर बजा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बरतानिया अभी तक एक क्वाइट सेफ़ कंट्री की हैसियत से सामने आ रहा है, और बच्चों को अगर वहाँ तालीम शुरू करनी है तो मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर डिसीजन होगा। बहुत शुक्रिया आपका आबिदी साहब। लेकिन बरतानिया जाएंगे कैसे और यूरोप जाएंगे कैसे? डायरेक्ट फ़्लाइटें जो है ना बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों का बड़ा सहारा थी, एंड आई एम जस्ट वरीड अबाउट कैनेडा एंड US एज़ वेल, क्योंकि जिनके रिश्तेदार, जिनके वालिदैन या जिनके बच्चे रहते हैं, अगर बुज़ुर्ग वालिदैन को आपने भेजना हो तो PIA यूज्ड टू बी द ओनली ऑप्शन, बिकॉज डायरेक्ट ले जाते हैं। आप कहाँ व्हील चेयर पर वालिदैन को कहीं स्टॉप ओवर कराएंगे और फिर कहीं और भेजेंगे? दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मासेस एज वेल। सो पाकिस्तानी पायलट ग्राउंड किए जा रहे हैं। PIA का यूरोपीय मुल्कों में 6 महीनों के लिए दाखिला मना हो गया है, वो कुछ देखने को मिल रहा है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और ये नतीजा है वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान के उस बयान का, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी पायलटों की बड़ी तादाद को जाली लाइसेंस याफ्ता करार दिया। सोहेल वड़ाइद साहब से भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह एक्सप्लेन करने की बात थी कि किस तरह से जाली हैं, क्या इन्हें जहाज़ ही नहीं उड़ाने आते? तो फिर तो वाकई ताज्जुब की बात है। अब खैर, ग़ुलाम साहब ने क्या कहा था, ये ज़रा सुनिए। लगभग 546 अफराद PIA के एम्प्लॉयज़ जिन्हें सियासी तौर पर जेली डिग्रियां दिलवा के नौकरियां दी गई, जेली लाइसेंसों में भी इन्वॉल्व है हमारे पायलट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, सुजुकी का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस, पैसे दो लाइसेंस घर आ जाता है। ये कुछ होता रहा है, पिछले अदवार में होता रहा है। बस पिछले अदवार के चक्कर में मौजूदा दौर में ये सब कुछ हो गया, जिसका इन्होंने भी शायद कभी नहीं सोचा था। अब इस मौजू पर वज़ीर आज़म ने अपना रद्द अमल दिया। उन्होंने क्या कहा, देखिए ज़रा। कहते PI की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस हैं, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। वज़ीर हवाबाजी ने 262 मशकूक पायलट्स की फहरिस्त जारी की थी, और उस पर भी बहुत से सवालात उठाए गए। इसमें बहुत से पायलट्स ऐसे थे जो अब दुनिया में भी नहीं हैं। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जब दिए जाते हैं तो दुनिया तो सोच रही होती है और देख रही होती है, फिर दुनिया में मजाक भी बनता है। ये कोई नहीं कह रहा कि आप इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे चलते रहें, ये कोई नहीं कह रहा। लेकिन देयर वाज अ बेटर वे टू हैंडल दिस क्राइसिस, क्योंकि अब जिस तरह से ये क्राइसिस अनफोल्ड हुआ है, ये उससे ज़्यादा बड़ा तमाशा बन गया है दुनिया में, और उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी आप पहले बात करते रहें। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्विकली आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा रिलीफ है। 6 खिलाड़ियों के टेस्ट कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। इसके बाद इंग्लैंड रवानगी की तैयारी है। 6 कौमी क्रिकेटर्स इंग्लैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन करने के अहल हो गए हैं। PCB के मुताबिक मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन के गुज़श्ता 3 रोज़ में कोरोना के 2 मनफी टेस्ट आ गए हैं, और इस तरह वो बरतानिया में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने के अहल हो गए हैं। और इन क्रिकेटर्स की रीटेस्टिंग गुज़श्ता रोज़ मकामी होटल में हुई थी। इससे पहले 26 जून को होने वाली टेस्टिंग में भी इन 6 क्रिकेटर्स के टेस्ट मनफी आए थे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी। याया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 मज़ीद खिलाड़ी कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। अब ये लोग भी कौमी टीम के लिए दस्तयाब होंगे, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? एक चीज़ जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब ये खिलाड़ी कमर्शियल फ़्लाइट से इंग्लैंड पहुँचेंगे तो वहाँ पर फिर इनका कोविड-19 टेस्ट होगा,
और उसके बाद इन खिलाड़ियों को 15 दिन क्वारंटीन में रहना होगा और उसके बाद ये पाकिस्तान टीम के साथ जा मिलेंगे। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इनके जाने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा तो होगा, क्योंकि 29 खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया था कि वो इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद होंगे, जिसमें से 20 इंग्लैंड जा चुके हैं और 10 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, वो नहीं जा सके थे। ये पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। इनमें रिजवान जो हैं वो पाकिस्तान टेस्ट टीम के प्लेयर हैं और रिजवान जो है वो फर्स्ट चॉइस हैं, अगरचे सरफराज टीम के साथ मौजूद हैं, लेकिन रिजवान जब जाएंगे तो पहला टेस्ट मैच रिजवान ही खेलेंगे जो अगस्त में होगा इंग्लैंड के साथ। हफीज़ की अगर हम बात करें, वहाब रियाज की अगर हम बात करते हैं, तो फ़खर जमान की बात करते हैं, ये तो T20 क्रिकेट टीम के लिए दस्तियाब हैं। अगरचे हफीज़ ने भी कह दिया, फ़खर ने भी कह दिया, वहाब ने भी कह दिया कि जी अगर उनको टीम की ज़रूरत हुई टेस्ट टीम के लिए दस्तियाब होंगे। लेकिन टेस्ट टीम की अगर हम बात करें तो टेस्ट टीम की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, मासेवाय विकेट कीपर रिजवान के। अच्छा याया, ये तो आपने बात कर ली, क्विकली हमें ये भी बताइएगा कि अब जो लोग टीम के लिए दस्तयाब होंगे, इंग्लैंड में जो मैच होने जा रहे हैं बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में होंगे, एक अलग तरह का प्रेशर भी होगा, तो क्या पाकिस्तानी टीम नफसियाती तौर पर इन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आती है? आप जहाँ तक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये भी एक प्रेशर है कि कोविड-19 का टेस्ट दिया, उनके दिल धड़क रहे होंगे कि यार हमारा टेस्ट कहीं पॉजिटिव तो नहीं आ जाएगा। पाकिस्तान में टेस्ट नेगेटिव आ गया तो इंग्लैंड जाकर फिर उनको एक ख़तरा रहा कि जनाब ये टेस्ट कहीं पॉजिटिव तो नहीं आ जाएगा। तो हर वक्त वो ख़तरात के साथ तो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि मैच के दौरान उनको क्या ख़तरात होंगे, तो बात दरअसल ये कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के या इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों के हर 5 दिन के बाद प्रेशर है और भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, इन सब से लेकिन डील करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया याया, सॉरी वी हैड अ लिटिल टाइम, तो हम पूरी बात नहीं कर सके, लेकिन फिर सही इंशाल्लाह। और आपसे हम दोबारा से मुलाकात करेंगे टुमारो। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और फेस मास्क पहने, मास्क पहने बगैर कहीं बाहर ना जाएं और हाथों को साफ रखें।